नमस्कार दोस्तों। तो हमारे राजस्थान के इतिहास की जो श्रृंखलाएं चल रही थी उसमें राजस्थान का इतिहास पार्ट 1 में आपने देखा कि राजस्थान का नाम किस प्रकार पड़ा था और राजस्थान के नामकरण के बारे में आपने विभिन्न जो लेखक हैं या इतिहासकार हैं उनके विषय में आपने जानकारी ली और राजस्थान के बारे में जो कौन सी पुस्तक में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है या फिर कौन से महाराणा ने राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया, ये सभी जानकारी मैं आपको राजस्थान का इतिहास पार्ट 1 में दे चुका हूँ। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर एक विद्यार्थी को लगभग पता होना ही चाहिए, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन अगर वो 10वीं 12वीं तक भी पढ़ा हुआ है तो उसको ऐसी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ हम राजस्थान में निवास करते हैं तो राजस्थान में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो अधिकांशतः विक्रमी संवत का प्रयोग करते हैं और अपनी जन्म तारीख वगैरह वो इसी संवत में बताते हैं। और हमारा जो वर्तमान में जो संवत चल रहा है वो संवत है ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार चलता है, जिसे हम ईस्वी सन कहते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के इतिहास की अगली कक्षा पार्ट 2 में। तो अपना चल रहा था राजस्थान का इतिहास, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे। तो आज हम इसमें विशेष तौर से राजस्थान के इतिहास में आज हम कैलेंडर के बारे में जानकारी करेंगे। आखिर तिथियों का निर्धारण जो है होता कैसे है। एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपको यह सारी जानकारी पता होनी चाहिए कि ईसा क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है। कहीं कहीं आप जब इतिहास की पुस्तक पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको एडी लिखा हुआ मिलता है और कहीं कहीं आपको BC लिखा हुआ मिलता है, कहीं आपको BCE या फिर CE देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कैलेंडर के बारे में जानकारी लेना। और यह जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो कैलेंडर में हम देखेंगे कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है। आपने हर बार किताबों में ये देखा होगा कि ईसा पूर्व में ये हुआ, ईस्वी में क्या होता है, और अंग्रेजी में ये आपको BC और इधर आपको मिलता है AD। तो BC का सीधा सा अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब क्या होता है? BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और AD का मतलब होता है एना डोमिनी, एनो डोमिनी। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, AD का मतलब एनो डोमिनी। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। आपको ये भी पता रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये किस भाषा के शब्द हैं दोनों। तो ये हैं लैटिन भाषा के शब्द हैं, ठीक है। ईसा पूर्व और ईस्वी, बिफोर क्राइस्ट, AD यानी एना डोमिनी। और वर्तमान समय में एक प्रचलन में यह भी नाम आता है कि इसको BCE और AD को CE लिखा जाता है। तो BCE का मतलब होता है बिफोर, बिफोर, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। और CE का मतलब होता है कॉमन एरा, ठीक है। ये BC और AD के बारे में हमने नाम के बारे में जानकारी ली है। अभी तक इनके बारे में जो कंसेप्ट हैं वो बात हम आगे करने वाले हैं कि ये होता क्या है, BC क्या होता है, AD क्या होता है और ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है। इनके बारे में हम देखते हैं। ये तो हमने नाम के बारे में बताया है कि ये इनके फुल फॉर्म होते हैं और ऐसे ऐसे नाम आपको देखने को मिलते हैं। कॉमन एरा, ठीक है। अब जब हम कैलेंडर की बात करते हैं तो वर्तमान समय में जो हमारा कैलेंडर है वो भारत में जो कैलेंडर चलता है, जैसे हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने जो देखते हैं वो किस कैलेंडर के अनुसार हम देखते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये जो कैलेंडर है इस कैलेंडर को कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या कहते हैं? जनवरी से लेकर जो दिसंबर के महीने होते हैं उसको कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन। ये है ग्रिगोरियन कैलेंडर अपना,
कैलेंडर। और इसकी शुरुआत की गई थी जॉर्ज ग्रिगोरी नाम का एक पोप था। जॉर्ज ग्रिगोरी नाम के एक पोप थे, ग्रिगोरी नाम के एक पोप थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत किसने की थी? जॉर्ज ग्रिगोरियन। जब इन्होंने एक संवत बनाना शुरू किया तो इन्होंने शुरुआत में 1 लिखा, उसके बाद में इन्होंने 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते 10, उसके बाद में 60, 70 आप लिख लेना, 78, 2020 और 2021 जो वर्तमान समय अपना चल रहा है। ठीक है। जब इनसे पूछा गया कि ये जो संवत है वो किस आधार पर काम करेगा, तो इन्होंने बताया कि ये जो है वो ईसा मसीह जो थे उनके जन्म के आधार के जन्म की और उनके जो कालक्रम की जो तिथियां हैं उनके आधार पर यह काम करता है। तो जब इनसे पूछा गया कि जो आपका ये जो ईस्वी सन है ईसा मसीह के जन्म से जो शुरू होता है उससे पहले भी तो समय रहा होगा, उसमें भी तो कुछ इतिहास रचे गए होंगे, कुछ घटनाएं हुई होंगी, तो इससे पूर्व के समय के लिए क्या किया जाए? तो इन्होंने कहा कि इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए। तो इन्होंने ऊपर ऐसे लिख दिया 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 और 57 ऐसे चलते चलते इन्होंने 2020 यहाँ भी आएगा, 2021 यहाँ भी आएगा। ठीक है। तो ऐसे इन्होंने इसको उल्टा कर दिया। ये जो कैलेंडर है इसको उल्टा करके कह दिया कि अब ये जो घटनाएं हैं ये तो चलती हैं सीधी, इसमें जो 1 आता है वो पहले आता है, 2 बाद में आता है, तो ये जो घटनाएं ये हमेशा उल्टी चलती हैं। तो ऐसे ही आपने कभी भी देखा होगा कि महावीर स्वामी, तो हम एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो हुआ था 563 ईसा पूर्व और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, 483 ईसा पूर्व की। तो यहाँ पे आपको ये देखकर ऐसा लग रहा है कि महात्मा बुद्ध की जो जन्म है वो मृत्यु पहले और जन्म बाद में हुई है। अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि इनकी जन्म जो है वो बाद में और मृत्यु पहले हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो इधर वाली है इसको ईसा कहते हैं और इधर वाले को ईसा पूर्व कहते हैं। ये हमेशा घटनाएं उल्टी चलती हैं। तो यहां पर कहीं बीच में आएगा 563, ठीक है, 563 आ गया और उसके बाद में आएंगे 562, 561 ऐसे करते 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 483 तक अपन पहुंच जाएंगे। ठीक है, 483 तक अपन पहुंचते हैं। तो ऐसा ये सीधा चलता है। ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है। जो घटनाएं आपको लगती हैं कि पहले हुई है वो वास्तव में बाद में होती हैं, और जो आपको लगती है कि बाद में हुई है वो वास्तव में पहले हो चुकी होती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि 563 पहले आया था और 483 जो है वो बाद में आया था। ये ऐसे चलता है, हमेशा उल्टा चलता है। इसमें 2 ईसा पूर्व पहले आएगा, 1 ईसा पूर्व बाद में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा कि महावीर स्वामी के जन्म के उदाहरण लेके मैंने आपको बता दिया। वैसे ही अगर हम यहाँ पर उदाहरण लेके देखें तो एक महान पुरुष, राजस्थान के एक महान इतिहास, महान योद्धा और महान वीर की बात करते हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप का ले लेते हैं, जिनका जन्म 9 मई 1540 को होता है और उनकी मृत्यु 1597 में हो जाती है। तो ये घटना जो है वो सीधी चलती है। ऐसे यहाँ पर कहीं आएगा 1540, उसके बाद 1541 आएगा, ऐसे करते 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 1597 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको पता चला कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, और ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है और ईस्वी हमेशा सीधा चलता है। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर मैंने 0 नहीं लिखा है। ईसा पूर्व के बाद जब ईस्वी में हम प्रवेश करते हैं तो बीच में कहीं 0वां साल नहीं आता है, 1 ईसा पूर्व से सीधा 1 ईस्वी आ जाता है। ठीक है, तो अब जब यह पता किया गया कि जो ईसा मसीह हैं उनका जन्म कब हुआ था, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व को। 4 ईसा पूर्व को
जब ईसा मसीह का जन्म होता है और विक्रमी ये जो संवत है वो 1 ईस्वी को शुरू किया गया था। तो जब जॉर्ज ग्रिगोरी से पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया, तो आपने ये संवत तो जब 4 ईसा पूर्व में ईसा मसीह का जन्म हो गया था तो आपको 4 ईसा पूर्व से इसका शुरुआत कर देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ईसा मसीह जो हैं उनको 1 ईसा पूर्व में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी से इस संवत की शुरुआत मानी जाती है। इनको 1 ईसा पूर्व में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद से ये संवत चल पड़ा। ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, अपना वर्तमान का जो कैलेंडर हम मानते हैं, अंग्रेजी का कैलेंडर जिसे कहते हैं, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीने होते हैं, ठीक है। और ये 2 तरह से चलता है, एक ईसा पूर्व में चलता है और एक ईस्वी में चलता है। ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है और ईस्वी हमेशा सीधा चलता है, ठीक है। तो ये बात होगी। अब यहाँ पे एक और कैलेंडर आता है जिसकी हम बात करते हैं, तो वो एक कैलेंडर आता है विक्रम संवत। आपने कई पुस्तकों में देखा होगा विक्रम संवत के बारे में। कई पुस्तकों में सीधे जैसे कोई भी सन लिख दिया, जैसे 1952 है, तो इसके पीछे ऐसे लिखा होता है विक्रमी संवत, वी से लिखा होता है, वी से लिखा होता है। तो ये जो विक्रम संवत है ये क्या होता है और किसने इसकी शुरुआत की थी, तो ये देखते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है वो विक्रमादित्य नाम के एक शासक हुए थे, अपने भारतीय शासक थे, जिन्होंने विक्रमादित्य नामक शासक ने इसकी शुरुआत की थी। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? विक्रमादित्य ने। और ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत किसने की थी? ग्रिगोरी नामक एक पोप थे जिन्होंने ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की थी। और ये जो कैलेंडर बनाया तो उन्होंने कहा कि आज पहला साल है, कैलेंडर बना के तैयार कर दिया और कह दिया कि आज पहला साल है। जब इस कैलेंडर को इस कैलेंडर के साथ तुलना की गई, इस कैलेंडर को इस कैलेंडर के साथ तुलना की गई, तो पता चला कि ये जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर का जो पहला साल था उस टाइम ईसा पूर्व 57 था। ईसा पूर्व क्या था? 57। तो 57 ईसा पूर्व से विक्रमी संवत शुरू होता है। इसको जब इसके साथ तुलना की गई, देखा गया कि भाई इसमें और इसमें कहां से ये मैच कर रहा है, तो पता चला कि 57 ईसा पूर्व का जो समय था उस टाइम अपना विक्रमी संवत जो शुरू होता है वह शुरू होता है। विक्रमी संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य द्वारा की गई थी। और जब इनको पता चला, जब इनको कंबाइंड किया गया, साथ में तुलना की गई, तब पता चला कि इसका जो पहला साल था उस टाइम ईसा पूर्व 57 था, ईसा पूर्व 57 था, ना कि ईस्वी 57 था, ईसा पूर्व 57 था, ठीक है। तो अब आगे कौन सा कैलेंडर होगा ये आपको पता करना होता है। तो आगे कौन सा कैलेंडर होगा आप ये देख सकते हैं कि ये जब शुरू होता है तो ये अपने 57 साल पूर्ण कर चुका होता है। ये 57 साल आगे चलता है। तो बड़ा कौन सा संवत हुआ? बड़ा विक्रमी संवत हुआ ना। तो जैसे एक उदाहरण, एक क्वेश्चन आया था कि छप्पनिया अकाल कब पड़ा? छप्पनिया अकाल जो है कब पड़ा? छप्पनिया अकाल कब पड़ा? तो हर किसी बंदे को पता था कि छप्पनिया अकाल जो है 1956 में पड़ा था। लेकिन किसी ने यह गौर नहीं किया कि ये जो 1956 है ये विक्रमी संवत 1956 है, ना कि ईस्वी सन 1956 है। और जब क्वेश्चन आया एग्जाम में तो वहां पर विक्रमी संवत दिया ही नहीं था, सारे के सारे जो ऑप्शन थे वो थे ईस्वी सन में। तो जिस बंदे को पता था कि ईस्वी सन कितने साल पहले, ईस्वी सन जो है वो 57 साल बाद में शुरू हुआ था और विक्रमी संवत 57 साल पहले शुरू हो गया था, तो ये कितना है? ये विक्रमी संवत है। तो इससे जब हमें ईस्वी सन में जाना होता है तो इसमें से 57 डाउन करने पड़ेंगे ना, क्योंकि जब ये 57 साल आगे चलता है विक्रमी संवत, तो ईस्वी सन इससे 57 साल पीछे चलता है। तो 1956 से जब 57 घटाते हैं तो निकल कर आता है 1899। तो छप्पनिया जो अकाल है वो 1899 ईस्वी सन में पड़ा था। और विक्रमी संवत पूछे तो 1956 विक्रमी संवत में छप्पनिया अकाल पड़ा था। हो गई बात इतनी?
ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कोई भी विक्रमी संवत देखकर ईस्वी सन पूछा जा सकता है, ईस्वी सन देख के विक्रमी संवत पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एक और संवत है जिसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये क्या है। एक आता है शक संवत। शक संवत, अब देखते हैं कि शक संवत की शुरुआत किसने की। तो शक संवत की शुरुआत करने वाले एक कुषाण शासक थे। कुषाणों के एक शासक थे जिनका नाम था कनिष्क। कनिष्क जी जब शुरुआत करते हैं इस शक संवत की, तो वह एक संवत बनाकर रेडी कर देते हैं कि भाई आज हम कैलेंडर बना दिया और आज इसका पहला साल है। और जब ये शुरू करते हैं कैलेंडर, तो इसके बाद में इसको इसके साथ में जब तुलना की गई कि ये जो शक संवत है वो इसमें कहां पर आ रहा है, तो पता चला कि शक संवत की जो शुरुआत है 78 ईस्वी को हुई थी, ना कि ईसा पूर्व को। दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये बात ध्यान रखें कि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी को हुई थी और विक्रमी संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व को हुई थी। ऐसे याद रख लीजिए, अपने विक्रमादित्य हिंदू शासक थे, तो हिंदू हमेशा आगे ही होते हैं। तो भारतीय हिंदू जो भी बोल दीजिए, ये तो विदेशी आक्रांता थे, तो इन्होंने बाद में शुरू किया। और विक्रमादित्य जो थे वो भारतीय शासक थे, ये अपने पहले आएगा, ईसा पूर्व में आ गया। और कनिष्क विदेशी शासक थे, तो इनका शासनकाल बाद में आता है। ठीक है, कब शुरू होता है? 78 ईस्वी को शुरू होता है। शक संवत 78 ईस्वी को शुरू होता है, ना कि 78 ईसा पूर्व को। और ईसा पूर्व को 57 ईसा पूर्व को विक्रमी संवत शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां से लेकर यहां तक दूरी देखते हैं कि ये कितने साल का गैप है। जैसे आपको एग्जाम में ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा, पर आप याद रखिए, ध्यान रखने के लिए ऐसा रख लीजिए कि मान लीजिए कि आज जो है 1000 ईस्वी है। ठीक है, 1000 ईस्वी वो कह दे कि यह विक्रमी संवत में है। ठीक है, विक्रम संवत 1000 है। आपको जैसे दे देता है कि विक्रम संवत 1000 है और पूछ लेता है कि शक संवत कितना है। तो शक संवत निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा यहां से लेकर यहां तक कितना अंतर है। यहां से लेकर यहां तक कितना अंतर है, यहां से लेकर यहां तक कितना अंतर है। विक्रमी संवत 1000 है, तो इसमें से 135 साल आते हैं, क्योंकि 57 और 78 इसको ऐड करेंगे तो 135 साल आते हैं। ठीक है, जोड़ के देख लीजिएगा आप। वैसे मैथ के तो स्टूडेंट होंगे ही, नहीं होंगे तो इतनी जोड़ बाकी तो आपको आती ही होंगी कि 58 और 78, 57 और 78 को जोड़ सकें। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम विक्रमी संवत से शक संवत, विक्रमी संवत से शक संवत, शक संवत से विक्रमी संवत, ईसा पूर्व से ईस्वी, ईस्वी से ईसा पूर्व, ये सब आप निकाल सकते हैं। अब ये जो कंसेप्ट था ये आपको बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी था दोस्तों। तो इसमें आपको पता चल गया कि ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है, विक्रमी संवत क्या होता है और शक संवत क्या होता है। तिथियों का निर्धारण अक्सर इसी आधार पर किया जाता है और आपको इस विषय के बारे में जानकारी देना बहुत ही ज्यादा जरूरी थी दोस्तों। अगर आपको इस विषय में जानकारी नहीं होती तो आप क्वेश्चन आते क्वेश्चन को गलत कर बैठते। तो दोस्तों आज हमने कैलेंडर के बारे में बात की। आगे की आपकी कक्षाएं जल्द ही मेवाड़ के इतिहास से हम शुरू करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इतिहास की कक्षा में फिलहाल इतना ही।